हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज PSIR का प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। ठीक है, विवेकाधीन शक्तियां हैं, ये देखना है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजना, तो ये विवेक पे आधारित होता है राज्यपाल का कि वो ऐसा निर्णय ले और राष्ट्रपति को बताए। मंत्रियों की नियुक्ति, तो मंत्रियों की नियुक्ति वो अपने विवेक से नहीं करता है, वो मंत्रिपरिषद का सलाह लेता है। ठीक है, तब मुख्यमंत्री के सलाह पे ही मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, क्योंकि राज्यपाल की बात हो रही है ना। फिर भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों का संरक्षण करना। तो ठीक है, राज्य के विधानमंडल, तो कहीं तो विधानसभा सिर्फ होता है और विधान परिषद भी होते हैं। तो यहाँ से पारित जो है उस विधेयक को, बिल्स को वो संरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के विचार के लिए, तो ये ठीक है। फिर है राज्य सरकार के व्यवसाय का संचालन करने के लिए नियम बनाना, तो ये विवेक पे आधारित नहीं होता है राज्यपाल का। यहाँ मंत्रिपरिषद का क्या होता है, सलाह जरूरी होता है, उसके सलाह पे ही ये सब बनता है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, चलिए ऊपर वो कटेगा तो दिखेगा, ऐसा तो आंसर हमने बता दिया है, ये है 1 और 3 केवल सही है। तो वही बात है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ये तो कथन है, यहाँ देखते हैं ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है यदि राज्यपाल को लगता है। चलिए समझा दिए, इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरा देखते हैं कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये कथन सही है। और ये सब एक तरह से ना एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ रहेगा तभी बनेगा, यहाँ पे आप तुक्का नहीं लगा सकते। ठीक है, तो भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये बात सही है। कर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये क्या है, संविधान में तो वर्णन नहीं है, लेकिन लोकसभा का नियम जो है उसमें वर्णन है इसका। ठीक है, यानी कि लोकसभा का जो संचालन है अपने स्तर पर किया जाता है, उसमें वर्णन है कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है। फिर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये भी सही है, क्योंकि मंत्रिपरिषद को, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, प्रत्येक 2 साल पे रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये दोनों कथन क्या है, सही है। यहाँ पे उल्लेख नहीं है, सही है, गलत नहीं है, यहाँ पे हमने गलती से काट दिया, तो यहाँ पे दोनों सही होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यही बात है, यह कथन सत्य है। भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं है, यह प्रक्रिया संसदीय नियमों और प्रथाओं से विकसित हुई है। यह भी कथन सत्य है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो, 2 राज्यों के बीच विवाद हो, तो ऐसे विवादों को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का ये जो अधिकार होता है वो फंडामेंटल अधिकार होता है, मूल न्यायाधिकार होता है, फंडामेंटल जुडिशियल राइट बोल सकते हैं। वही कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति उसके मूल्य न्यायाधिकार के अंतर्गत आती है। मूल न्यायाधिकार का अर्थ है कि कुछ मामलों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही चुना जा सकता है, उन्हें पहले किसी निचली अदालत में ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मामलों में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद शामिल होता है। ठीक है, बाकी वो है सलाहकार न्यायाधिकार, तो इसके तहत राष्ट्रपति किसी कानूनी या संवैधानिक मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। अपीलीय न्यायाधिकार है, तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील सुनता है। फिर है रिट क्षेत्राधिकार, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सदस्य संख्या बढ़ाने की शक्ति किस में नहीं थी, भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, भारत आयोग में।
तो ध्यान देना है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सदस्य संख्या बढ़ाने की शक्ति किस में निहित है, तो ये संसद में है। राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश या विधि का ये नहीं है, ठीक है। संसदीय तरीके से क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। फिर है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। यहाँ पर फुल स्टॉप हटा के ही पढ़ते हैं तो समझ में आएगा, कॉमा दे। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए शुरू की गई है, की गई थी या की गई है, क्योंकि ये प्रीवियस है तो अब अभी भी तो ये चलता ही है। तो ये किस लिए शुरू किया गया था, देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया की ये नंबर 1 योजना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत गरीब और वंचित लोगों को बैंक खाते, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। अन्य विकल्प सटीक नहीं है। और ये लगभग क्वेश्चन 2015 का होगा, तो 14 में शायद ये कानून आया था, ये डेट देख लीजिए। राज्य कानूनी मतलब ये योजना राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिद्धांतों ने देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया था, तो पहला कथन तो सही है। दूसरा है कि इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, तो ये भी कथन सही है। एक शुद्ध वर्ड आता है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि वही बात होता है, द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत में जो वर्णन है वो उस प्रशासकों के द्वारा यदि नहीं भी किया जाता है तो आप उसके लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है, सही है, ठीक है। तो वही करिए कथन सत्य है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत यानी जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं। ये सिद्धांत राज्य को सामाजिक आर्थिक नीतियों का आकार देने में मार्गदर्शन, ये भी ठीक है। डीपीएसपी गैर न्यायोचित है, ये वर्ड भी आता है, या फिर ये अपरिवर्तनीय है न्यायालय द्वारा, ये वर्ड भी आता है, जिसका अर्थ है कि यदि सरकार इन सिद्धांतों को लागू करने में विफल रहती है तो कोई भी व्यक्ति उन्हें लागू करने के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है। वे केवल राज्य के लिए नैतिक दिशा निर्देश है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। तो ये एक तरह से तो हिस्ट्री की बात है, बट ये क्या है, संविधान के विकास का स्वरूप के रूप में यहाँ पे है, ना कि हिस्ट्री के रूप में है, इसीलिए इसी में रखना उचित है। तो क्या बोल रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया न्यायपालिका और विधायिका के बीच सत्ता का पृथक्करण। आगे क्या है, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के क्षेत्राधिकार, भारत के राष्ट्र सचिव और वायसराय की शक्तियां, ये तो हमको लगता है ज्यादा सही होना चाहिए। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के क्षेत्राधिकार, या फिर ये है, देख लीजिए भी है, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के क्षेत्राधिकार। पर भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, ने स्पष्ट रूप से केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया है। पर इस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की, जिसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, हस्तांतरित विषय जिसको बोलते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट, और फिर आरक्षित विषय जिसको बोलते हैं रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है। और अभी कुछ मेल खाता भी है, कुछ सब्जेक्ट को आगे पीछे किया गया है। हस्तांतरित विषयों को प्रांतीय विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाना था, ठीक है। जबकि आरक्षित विषयों को गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था। इसलिए इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। वो 14 दिन के बाद उस विधेयक को लौटाएगा ही। राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, तो ये भी बात सही है, ठीक है। राज्यसभा जो है अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। फिर है राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती है, तो ये कथन गलत है। राज्यसभा चर्चा कर सकती है, बट ये क्या है, ये कथन मतलब कि सही है कि मतदान नहीं कर सकती। ये दोनों कथन सही है, लेकिन यहाँ पर विवरण पर चर्चा कर सकती है, इसलिए यह गलत है। तो केवल 2 सही होना चाहिए, ऑप्शन बी।
क्या बोल रहा है, राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने की या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। यह कथन सही है क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा इसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। राज्यसभा केवल क्या करता है, धन विधेयक को 14 दिनों के लिए रोक सकती है और संशोधनों की सिफारिश कर सकती है, लेकिन लोकसभा उन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। दूसरा वही है कि राज्यसभा अनुदान की मांग पर अनुदान नहीं कर सकती। यह भी कथन सही है। अनुदान की मांग यानी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स केवल लोकसभा में पेश की जाती है और उन पर मतदान का अधिकार भी केवल लोकसभा के सदस्यों को ही होता है। इस प्रकार है कि राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती है, गलत है। राज्यसभा का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोलते हैं सामान्य भाषा में, ठीक है, पर चर्चा कर सकती है। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है, लेकिन मतदान का अधिकार यहाँ भी केवल लोकसभा का ही होता है। फिर कह रहा है, जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो इसे पारित करना होता है। तो ये संयुक्त बैठक 2 स्थितियों में किया जाता है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना हो या धन विधेयक को पारित करना हो। और उसमें यदि दोनों सदन में क्या है, गतिरोध हो, वो हम गलती बोल रहे हैं, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये दोनों में तो संयुक्त बैठक होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम उल्टा बोल रहे थे, ठीक है। तो ये दोनों को छोड़कर सामान्य विधेयक ये सब है, तो उसमें क्या संयुक्त बैठक होता है। फिर वित्तीय मामला कुछ हो, धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों में कुछ कुछ अंतर है, तो विधेयक में हो जाएगा। तो यहाँ पे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का एक साधारण बहुमत से संयुक्त बैठक का फैसला हो जाता है, उसमें पारित हो जाता है। कर जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संयुक्त विधेयक प्रदान करता है जब दोनों सदनों में किसी विधेयक पर, ठीक है, तो किसी विधेयक में टर्म एंड कंडीशन ध्यान में रखना है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में क्या है, संयुक्त बैठक नहीं होता है। असहमति हो तो संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को साधारण बहुमत ही आवश्यक होता है। आगे क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक कथनों में कौन सा सही है? तो ध्यान देना है कि भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में क्या होता है, निहित होता है, जो 53(1) में है। 53 के 1 में ये वर्णन है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी गलती है। कैबिनेट सचिव या फिर बोलते हैं हिंदी में मंत्रिमंडल सचिव जो होते हैं, वो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये दोनों गलत है, ठीक है। तो सही पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वही भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, तो कथन गलत है, क्योंकि भारतीय संघ की कार्यकारी 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो सीधे उनके द्वारा या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होते हैं, लेकिन कार्यकारी शक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव या मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। यह बोर्ड सिविल सेवा के अधिकारियों के हस्तांतरण, पोस्टिंग और अन्य संबंधित मामलों पर सिफारिश करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चन प्रीवियस देख लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर, ठीक है, लाइक कमेंट करने का मन है तो कर दें। वीडियो इसी प्रकार से आपके लिए कल इकोनॉमिक्स का आएगा, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं कल इकोनॉमिक्स के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।